in this lecture we will discuss some question related to double integral. The first question is evaluate double integral over region D x square into y square dx into dy, where D is the region bounded by x is equal to 0, y is equal to 0 and x square plus y square is equal to 1, and two conditions are given, x is always greater than 0, y is greater than 0. ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम डबल इंटीग्रल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको रीजन डी को प्लॉट करना आना चाहिए. ठीक है स्टूडेंट, तो रीजन डी प्लॉट करने के लिए हमें जो भी आपके पास में एक कर्व की इक्वेशन दे रखी है, इन्हीं की हेल्प से आप रीजन को प्लॉट करने की कोशिश करिएगा. ठीक है, तो रीजन आपको पता है किस में होता है, एक्स वाई प्लेन में होता है. ठीक है, तो एक्स वाई प्लेन में है तो एक्सिस एक्स हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया. ठीक है, एक्स इज इक्वल टू 0 किस में होता है हमेशा, वाई एक्सिस पे. इस वाली लाइन पे क्या होता है, एक्स की वैल्यू 0. ठीक है, वाई की वैल्यू 0 कब होती है, इस वाले एक्सिस पे एक्स की वैल्यू 0. तो ये प्लॉट हो चुका है. तीसरी इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1. ये काफ़ी फेमस इक्वेशन है, किसकी, सर्कल की इक्वेशन है, जो किसके थ्रू पास हो रही है, ओरिजिन के थ्रू पास हो रही है. ठीक है, यहाँ पे क्या पॉइंट है, ये 1 0 0, ये 0 0 0. ठीक है, ये वैसे -1 0, इस तरीके से इनको भी प्लॉट कर लो. और साथ में क्या है, दो कंडीशन और गिवन आपके पास में, x इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 0 एंड y इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 0. तो इसका मतलब क्या होगा कि ये आपके पास में x इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 0, y इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 0 कहाँ पे होती है, हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होती है, x और y की वैल्यू पॉजिटिव होती है. ठीक है, तो ये रीजन डी कहाँ पे आ गया आपका, ये रीजन डी है आपके पास में. ठीक है, ये रीजन डी आपने प्लॉट कर चुके हो. ठीक है, तो रीजन प्लॉट करने के बाद आपने क्या करना होता है, हमेशा लिमिट्स को कैलकुलेट करना होता है. ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम इसके बाद में, लिमिट्स फाइंड करेंगे एक्स और वाई की. ठीक है, तो लिमिट्स फाइंड करने के लिए मैंने दो मेथड बताए थे आपको, कोई उनमें से कोई सा भी मेथड लगा लीजिएगा आप लोग. तो मैं यहाँ पे फर्स्ट मेथड का यूज़ कर रहा हूँ. ठीक है, तो सबसे पहले लिमिट ऑफ एक्स फाइंड करने के लिए क्या करूँगा, मैं एक्स एक्सिस के अलोंग जाऊँगा और देखूँगा कि एक्स की लोअर लिमिट क्या है, अपर लिमिट क्या है. ठीक है, तो यहाँ पे एक्स की लोअर लिमिट क्या थी, एक्स एक्सिस ये है, एक्स जो हमारा रीजन है यहाँ पे एक्स कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से लेके 1 तक. ठीक है, तो एक्स की लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, 0, और एक्स की अपर लिमिट 1. ठीक है, अब वाई की लिमिट फाइंड करने के लिए क्या करूँगा मैं, वाई की लिमिट फाइंड करने के लिए मुझे एक स्ट्रिप फॉर्म करनी है, किसके पैरेलल, वाई एक्सिस के पैरेलल. ठीक है, वाई एक्सिस के पैरेलल एक आपको स्ट्रिप बनानी है और देखना है उस स्ट्रिप पे वाई की वैल्यू, लोअर वैल्यू क्या है और अपर वैल्यू क्या है. तो लोअर वैल्यू कहाँ पे मिलेगी आपकी, यहाँ पे. तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, यहाँ पे y का वैल्यू है 0. ठीक है, और अपर वैल्यू कहाँ पे मिलेगा आपको, इस सर्कल की इक्वेशन पे. तो इस सर्कल की इक्वेशन पे आपको y की अपर वैल्यू मिलेगी. तो इक्वेशन की हेल्प से आप y की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे. तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, √1 - एक्स स्क्वायर. ठीक है स्टूडेंट, तो y की लोअर लिमिट और x की लोअर अपर लिमिट दोनों आ चुकी है वहाँ हमारे पास में. इसके बाद क्या करना आपको, रीजन डी के ऊपर तो स्टूडेंट लिमिट कैलकुलेट करने के बाद क्या कर लेंगे हम, डायरेक्ट इंटीग्रेट कर लेंगे. ठीक है, अब इंटीग्रेट करने के लिए आपको लिमिट रख दोगे, एक्स की लिमिट भी आ चुकी है, वाई की लिमिट भी आ चुकी है. तो स्टूडेंट यहाँ पे नोट करने वाली सबसे इम्पोर्टेंट एक बात मैं आपको बता रहा हूँ. ठीक है, इसको आप लोग फिक्स कर लीजिएगा कि सबसे पहले यहाँ पे दो आपके पास में वेरिएबल एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेशन करना है. तो जो बात है कि सबसे पहले हमको इंटीग्रेशन किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करना है, तो इसके लिए एक आप शॉर्टकट में समझ लीजिए कि सबसे पहले हम इंटीग्रेशन उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करेंगे जिस वेरिएबल की लिमिट्स को हम स्ट्रिप की हेल्प से फाइंड करेंगे. ठीक है स्टूडेंट, आई एम रिपीटिंग अगेन कि हम उस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट करेंगे जिस वेरिएबल की लिमिट्स को मैं स्ट्रिप की हेल्प से कैलकुलेट करूँगा. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने किस वेरिएबल की लिमिट स्ट्रिप की हेल्प से कैलकुलेट की है, वाई वेरिएबल की. तो सबसे पहले मैं इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में करूँगा, वाई के रिस्पेक्ट में करूँगा. ठीक है, तो y के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा. ठीक है, तो y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होने के लिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कांस्टेंट हो जाएगा, वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा, y³ / 3. ठीक है, यहाँ पे ये y की लिमिट्स लगा देंगे हम. तो लिमिट्स लगाने के बाद ये फंक्शन आपका इस तरीके से रिड्यूस हो जाएगा. ठीक है स्टूडेंट, तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए
स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा जो है बीटा एंड गामा फंक्शंस का। ठीक है, तो बीटा एंड गामा फंक्शन की हेल्प से आप इसका इजीली इंटीग्रेट कर लोगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करूँगा मैं, इस x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर लूँगा, साइन थीटा। x की जगह साइन थीटा हो जाएगा तो डी एक्स कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, अब जब ये लिमिट्स है इसको भी मेरे को चेंज करना पड़ेगा थीटा में। ठीक है, x की वैल्यू 0 है तो थीटा की वैल्यू 0, और x की वैल्यू 1 है तो थीटा की वैल्यू π/2 आ जाएगी। ठीक है, तो ये आप इनको सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपके पास में ये फंक्शन इसको इजीली से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप की फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, अब आपके पास में इस तरीके से आपका ये फंक्शन रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, उसको बहुत आसान से सॉल्व हो जाएगा वो सारा जो इससे पहले वाले स्टेप थे। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे होगा आपका कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, यहाँ पे आपका बीटा फंक्शन का कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। ठीक है, तो बीटा फंक्शन का एक फॉर्मूला है, बीटा m कॉमा n इज इक्वल टू 2 इंटू 0 टू इंटीग्रल 0 टू π/2 साइन थीटा की पावर 2m-1 कॉस थीटा की पावर 2n-1 डी थीटा। ठीक है, ये मैंने इक्वेशन 1 सपोज कर लिया इसको। ठीक है, अब यहाँ से क्या करोगे, अब ये देखोगे ये दोनों की दोनों इक्वेशन कैसी है, ये इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट इन दोनों इक्वेशन को इक्विवेलेंट करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 से डिवाइड कर लूँगा तो इक्विवेलेंट हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से ये आप 2m-1 2 इसको इक्वल कर लोगे तो यहाँ से आपको m की वैल्यू फाइंड कर लोगे। इसी तरीके से 2n-1 किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, 4 के। कंपेयर कर लोगे ना आप दोनों इक्वेशन को। ठीक है, कंपेयर करके इसकी जगह क्या लिख लोगे आप, ये बीटा फंक्शन लिख लोगे। ठीक है, यहाँ से 2n-1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, किसके कंपेयर करोगे तो किसके इक्वल हो जाएगी, 4 के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, 4 तो यहाँ पे इन दोनों को कंपेयर करने के बाद स्टूडेंट m और n की वैल्यू आप आसानी से कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, तो ये किस में रिड्यूस हो जाएगा, ये फंक्शन बीटा m कॉमा n में। m यहाँ पे 3/2 है और n क्या है आपके पास में 5। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपके पास में m की वैल्यू 3/2 है, n की वैल्यू 5/2 है, तो ये बन गया बीटा 3/2 कॉमा 5/2। ठीक है स्टूडेंट, अब इसके बाद में एक फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा बीटा m कॉमा n वाला। ठीक है, तो बीटा m कॉमा n, अब बीटा m कॉमा n ये किस में है, गामा और बीटा फंक्शन का रिलेशन है। ये होता है बीटा m कॉमा n इज इक्वल टू गामा m इंटू गामा n अपॉन गामा m प्लस n। ये फार्मूला स्टूडेंट हमें यूज़ करना है। तो इस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गामा 3/2 कॉमा स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा आपका गामा 3/2 इंटू गामा 5/2 अपॉन गामा 3/2 प्लस कहाँ तक ये हो चुका है गामा 3/2 इंटू गामा 5/2 अपॉन गामा 3/2 प्लस 5/2। इसको आप सॉल्व करोगे, गामा 3/2 की वैल्यू होती है 1/2 इंटू रूट पाई। ठीक है, गामा 5/2 की वैल्यू होती है 3/2 इंटू 1/2 इंटू रूट पाई, और गामा 4 की वैल्यू होती है 3 फैक्टोरियल। ठीक है, गामा 4 की वैल्यू आप किस फार्मूले से कैलकुलेट कर लोगे, इस वाले फार्मूले से, गामा n+1 इज इक्वल टू n फैक्टोरियल। ये मैं क्लास में आपको पढ़ा चुका हूँ। अब इसको आप सॉल्व कर लोगे तो ये आंसर आ जाएगा आपका π/48। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरीके से हम एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी का डबल इंटीग्रल का। इसमें आपको इवेलुएट करना है इस डबल इंटीग्रल को किसके ऊपर, रीजन आर के ऊपर, और यहाँ पे ये आपके पास में पूरा का पूरा फंक्शन गिवन है एक्स वाई इंटू और ब्रैकेट के अंदर है एक्स प्लस वाई। ठीक है, इस रीजन के ऊपर किस आर रीजन के ऊपर आपको इवेलुएट करना है। जो आर रीजन है वो किसके थ्रू बाउंड किया गया है, यहाँ पे यहाँ पे 2 कर्व दिए हैं जिसके थ्रू ये रीजन आर बाउंड हो रहा है। पहला कर्व है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड दूसरा कर्व है y इज इक्वल टू एक्स। ये दोनों के दोनों कैसे कर्व है आपको पता है, ये पैराबोला है और ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रीजन आर को प्लॉट करेंगे एक्स वाई एक्सिस में। ये देखो स्टूडेंट, मैं यहाँ पे पहले ही आपके लिए इस रीजन को प्लॉट कर चुका हूँ। ये आपके पास में y इज इक्वल टू एक्स की लाइन है और ये आपके पास में पैराबोला है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पैराबोला है। ठीक है स्टूडेंट, तो जो इनके बीच में जो रीजन में ये बाउंड हुआ है यही हमारे पास में क्या है, आर रीजन है, जिसके ऊपर हमें इसको इंटीग्रेट करना है स्टूडेंट। ठीक है, तो इसके बाद क्या करना है हमने, सेकंड स्टेप क्या है, अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, एक्स और वाई की लिमिट फाइंड करनी है।
अब एक्स और वाई की लिमिट फाइंड करनी है। ये पॉइंट्स भी स्टूडेंट आप आसानी से कैलकुलेट कर लोगे, दोनों को इक्वल रख के, ठीक है। यहाँ पे दोनों को इक्वल रख के आपके पास में क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू 0 आ जाएगी और एक एक्स की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो जहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी तो वहाँ पे वाई की वैल्यू भी 0 हो जाएगी इस इक्वेशन की हेल्प से। जहाँ पे एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी वहाँ पे वाई की वैल्यू भी 1 हो जाएगी इस इक्वेशन की हेल्प से, ठीक है। अब इसके बाद में आपको लिमिट वही दो मेथड है जो लिमिट निकालने के। तो मैंने यहाँ पे पहला मेथड यूज़ किया है। एक्स की लिमिट मैं किसकी हेल्प से फाइंड कर लूँगा, एक्स एक्सिस की हेल्प से। एक्स एक्सिस देखो आप एक्स एक्सिस यहाँ से यहाँ तक जा रहा है इस रीजन आर में, मुझे एक्स की लिमिट फाइंड करनी है। तो लोअर लिमिट क्या है यहाँ पे इसमें, इस एक्सिस में यहाँ पे है एक्स की लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट क्या है 1, ठीक है। अब मेरे को वाई की लिमिट फाइंड करनी है। तो वाई की लिमिट फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँगा, एक स्ट्रिप फॉर्म करूँगा, ठीक है। एक स्ट्रिप मैंने फॉर्म की किसके पैरेलल, वाई एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। अब यहाँ पे वाई की लोअर लिमिट किसके थ्रू मिलेगी मुझे, इस कर्व के थ्रू, ये वाला कर्व, इस कर्व के थ्रू मुझे लोअर लिमिट मिलेगी। और ये किसका पार्ट है, ये इस y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पैराबोला का पार्ट है। तो लोअर लिमिट क्या होगी यहाँ पे y की, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये स्ट्रिप कहाँ तक जा रही है, इसकी अपर लिमिट मिल रही है मुझे कहाँ पे, इस स्ट्रेट लाइन पे, y इज इक्वल टू एक्स स्ट्रेट लाइन पे मिल रही है, ठीक है। तो ये अपर लिमिट क्या मिल जाएगी मुझे यहाँ पे y की, y इज इक्वल टू एक्स स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर चुके हैं, x और y की लिमिट्स को कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट पार्ट स्टूडेंट इस डबल इंटीग्रेशन का यही है कि आपको लिमिट किस तरीके से कैलकुलेट करनी है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब लिमिट्स कैलकुलेट करने के बाद स्टूडेंट आपका क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। अब हमें लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देनी है। ये फंक्शन है आपके पास में, ये रीजन आर है, ये इंटीग्रेशन की लिमिट हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर चुके हैं, ठीक है। अब वही कॉन्सेप्ट यूज़ होगा कि सबसे पहले इंटीग्रेशन किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन हम उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करेंगे जिस वेरिएबल की लिमिट्स को हम स्ट्रिप की हेल्प से कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने किस वेरिएबल की लिमिट्स को स्ट्रिप की हेल्प से कैलकुलेट किया है, y की लिमिट्स को, ठीक है। तो सबसे पहले किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, y के रिस्पेक्ट में होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो इसके बाद आपकी कैलकुलेशन काफ़ी आसान हो जाएगी। इस पूरे जो फंक्शन है आपके पास में, इसकी लिमिट इसको आप सबसे पहले y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कीजिए, ठीक है। तो स्टूडेंट सबसे पहले y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लेंगे, काफ़ी आसान तरीके से आप इसको आसानी से इसका इंटीग्रेशन कर लोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे y की लिमिट सब्स्टिट्यूट कर लोगे। y की लिमिट सब्स्टिट्यूट करने के बाद आप किसके रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर लोगे, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लोगे, क्योंकि सारा फंक्शन x में चेंज हो चुका है, ठीक है। और उसके बाद x की आप लिमिट्स को सब्स्टिट्यूट करने के बाद में आपके पास आंसर आ जाएगा 3/56। ओके स्टूडेंट, इसके बाद आपके पास में एक और क्वेश्चन है जो आपके पास में होमवर्क है, ये इसको नोट कर लीजिए और इसको आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, ठीक है स्टूडेंट। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं एक और नया टॉपिक शुरू करूँगा जो होगा हमारे पास में ट्रिपल इंटीग्रल। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।